हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईसीटी इम्पॉर्टेंट टर्म्स। जब आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आईसीटी में आपको एक टॉपिक मिलेगा जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी। तो हम लोगों ने जनरल एब्रिविएशंस पर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बहुत अच्छे से उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आज हम बात करेंगे आईसीटी के इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपके चैनल पढ़ाई मिनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। चलिए पहला टर्म जो है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखी है ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड। ये कैसा सिस्टम है? ये एक ग्लोबल सिस्टम है। ग्लोबल का मतलब एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम है ये? तो ये सिस्टम है इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब कि आपस में जुड़े हुए। क्या चीज़ जुड़ी हुई हैं आपस में? आपस में जुड़ी हुई हैं कंप्यूटर के नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर के नेटवर्क्स का आपस में जुड़ना और वो कैसा सिस्टम होना? वो वर्ल्ड वाइड सिस्टम होना, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट कहते हैं। चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम होता है। किसका होता है? तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का होता है, ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स का होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए इंटरनेट होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए। तो अब आपको इंटरनेट कैसे मिलेगा? आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये एक कंपनियां होती हैं और ये आपको क्या देती हैं? एक्सेस देती हैं। एक्सेस का क्या मतलब है? एक्सेस का मतलब होता है कि आपको पहुंच करवाती हैं। आपकी कहाँ पर पहुंच कराती हैं? आपकी इंटरनेट से पहुंच कराती हैं कि जिसकी वजह से इंटरनेट आपके पास अवेलेबल हो जाए। और ये बदले में आपसे क्या लेती हैं? ये बदले में आपसे फ़ी लेती हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनियां होती हैं जो आपके लिए इंटरनेट को अवेलेबल कराती हैं। किसके बदले में? फ़ीस के बदले में। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट को कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। अगर हम इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बात करें इंडिया में, तो इंटरनेट का जो हिस्ट्री थी वो शुरू होती है अर्नेट से, ठीक है। अर्नेट क्या है? एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था या इसे इनिशिएट किया गया था 1986 में। तो 1986 में इसे लॉन्च किया गया था तब। लेकिन क्या था, ये जो नेटवर्क था ना एयरनेट, ये केवल और केवल एजुकेशनल और रिसर्च कम्युनिटीज़ को ही अवेलेबल कराया गया था। अभी इंटरनेट 1986 में पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुआ था, हर एक के यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं था। अगर पूछा जाए कि पब्लिकली अवेलेबल कब हुई थी इंटरनेट सर्विस इंडिया में, तो पब्लिकली अवेलेबल हुई थी 15 अगस्त 1995 में। और किसने प्रोवाइड करवाई थी? तो इसे बीएसएनएल ने प्रोवाइड करवाया था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस में इंडिया में किसने लॉन्च की थी? बीएसएनएल के द्वारा लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 1995 को। तो यहाँ पर जो बीएसएनएल है उसका क्या काम है? वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। चलिए आगे बात करते हैं वेब पेज क्या होता है। वेब पेज के बारे में अगर हम बात करें तो वेब पेज का क्या मतलब है? वेब पेज का मतलब होता है, जैसे आप एक बुक देखते हो ना, तो बुक में क्या होते हैं? पेजेस होते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम क्या होते हैं, इंटरनेट में भी पेजेस होंगे, ठीक है। लेकिन इंटरनेट में जो पेजेस होते हैं वो आप टच नहीं कर सकते हो। वो कैसे होते हैं? वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इन्फॉर्मेशन जो होती है इंटरनेट में वो किस फॉर्म में डाली जाती है? वो डिजिटल पेजेस के फॉर्म में डाली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं वेब पेजेस। जैसे बुक में पन्ने होते हैं वैसे ही इंटरनेट में क्या होते हैं? इंटरनेट में होते हैं वेब पेजेस होते हैं,
ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है इंटरनेट में वो कैसे पड़ी होती है या किस फॉर्म में होती है, तो वो डिजिटल पेजेस के फॉर्म में होती है, जिसे हम कहते हैं वेब पेज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वेबसाइट क्या होता है। जब आप बहुत सारे पेजेस को जोड़ देते हो तो आपकी क्या बनती है, एक बुक बनती है ना। तो कह सकते हैं कि बुक जो है वो पेजेस का कलेक्शन होता है। अब जब इंटरनेट के बारे में हम सोचेंगे तो जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में जोड़ देंगे, उन्हें लिंक कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर। जब बहुत सारे वेब पेजेस आपस में जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनका जो कलेक्शन बनेगा ना, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे कहते हैं वेबसाइट। अब आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि वेबसाइट का, जैसे आप किसी भी वेबसाइट में गए तो उसका जो पहला पन्ना होता है ना, फर्स्ट पेज जो भी आपके सामने ओपन होकर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम कहते हैं होम पेज। वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है जो ओपन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं होम पेज। चलिए एक बार हम जल्दी से रिकॉल करते हैं जितना हमने पढ़ा है। इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, ये वो कंपनियां होती हैं जो हमें इंटरनेट अवेलेबल करवाती हैं हमसे फ़ी लेके। नेक्स्ट है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, जो इंटरनेट में इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, और जो डिजिटल फॉर्म है उसे हम क्या बोल रहे हैं, वेब पेजेस बोल रहे हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस जो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र का मतलब कि जैसे इंटरनेट तो आपको मिल गया, लेकिन अब आप उस इंफॉर्मेशन को, जो वर्ल्ड वाइड वेब में इंफॉर्मेशन है, आप उसे एक्सेस कैसे करोगे, तो आप उसे एक्सेस करोगे वेब ब्राउज़र की मदद से। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट में अवेलेबल है, आप उस तक पहुंचोगे कैसे, तो ये कौन पहुंचाएगा, ये जो गेट है ना आपके लिए, वो क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र आपको अलाउ करेगा, एक्सेस करेगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में चाहिए है वो आप कैसे एक्सेस कर पाओगे, उस तक कैसे, एक्सेस वर्ड का मतलब कि आप उस तक कैसे पहुंच पाओगे, तो आप उस तक पहुंच पाओगे विद द हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउज़र। चलिए वेब ब्राउज़र में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। 4-5 आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। चलिए लिखते हैं नाम। सबसे पहले जो आपको याद रखने हैं, कुछ नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। गूगल क्रोम, नेक्स्ट है मोज़िला फायरफॉक्स, इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो है सफारी। सफारी किसका है, तो सफारी एप्पल का है वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 4 हो गए। इसके बाद और जो है इम्पोर्टेंट वो है नेटस्केप, फिर आपको याद रखना है मैक्सटॉन, ठीक है। जो भी मेन थे वो मैंने आपको लिखा दिया, और एक ओपेरा, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सफारी जो था, सफारी वेब ब्राउज़र जो है वो एप्पल का है। और गूगल क्रोम, गूगल क्रोम कब लॉन्च हुआ था ये भी आप ध्यान रखिएगा। गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया था 2008 में, और इसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर किसका है, गूगल क्रोम का है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो इंडिया का पहला वेब ब्राउज़र है एपिक, ठीक है। तो इंडिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, एपिक। नेक्स्ट बात करते हैं यूआरएल क्या होता है। यूआरएल का मतलब है कि जैसे आपका जो घर है उसका एड्रेस होता है, और वो एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब कि जो आपके घर का एड्रेस है ना, वो आपके नेबर का नहीं होगा, नेबर का दूसरा होगा और आपका अलग होगा। वैसे ही हर वेबसाइट का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। इसका मतलब कि अगर कोई दूसरी वेबसाइट है तो उसका एड्रेस क्या होगा, अलग होगा,
ठीक है। तो हर वेबसाइट का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, एक विशिष्ट एड्रेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का URL पता है तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है बग। बग क्या होता है, बग एक तरीके का एरर होता है, एक फ्लॉ होता है। फ्लॉ मतलब मिस्टेक या फिर एक फेलियर या फिर एक फॉल्ट। किस में फॉल्ट है ये आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम में है या फिर सिस्टम में भी हो सकता है। प्रोड्यूसेस एन इनकरेक्ट। अब इस एरर की वजह से, इस फॉल्ट की वजह से, इस फेलियर की वजह से आपका सिस्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक गलत रिजल्ट दे रहा है। या तो वो गलत रिजल्ट दे रहा है या तो वो अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। तो बग से क्या याद आना चाहिए, बग से आपको याद आना चाहिए एक एरर, एक फेलियर, एक फ्लॉ, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सिस्टम एक ऐसा रिजल्ट दे रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और जो गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पैम। स्पैम शब्द का यूज़ सबसे ज़्यादा ईमेल्स में होता है। जब भी आपसे पूछा जाए स्पैम क्या है, तो स्पैम को आपको ध्यान रखना है कि ये ईमेल से रिलेटेड वर्ड है। अनवांटेड, अनसॉलिसिटेड, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है या फिर आपसे जब मैच द फॉलोइंग दिया जाएगा तो ये भी लिखा आ सकता है कि अनसॉलिसिटेड बल्क मेल। तो अनसॉलिसिटेड का क्या मतलब है, अनसॉलिसिटेड का मतलब है कि मैं ये चाहती नहीं थी, ठीक है, मैं डिज़ायरस नहीं थी इस चीज़ के लिए। या अनवांटेड या अनसॉलिसिटेड, मैं नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसे मेल आए, लेकिन मुझे ऐसे मेल आ रहे हैं, एक बार नहीं आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है। तो ये अनवांटेड होते हैं, अनसॉलिसिटेड होते हैं और रिपीटिशियस होते हैं। रिपीटिशियस का मतलब होता है कि बार बार मुझे ऐसे मेल्स आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे मेल्स आएँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे मेल्स आ रहे हैं। और ये मेल किस लिए भेजे जा रहे हैं, ये मेल आपके इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि जो कंपनीज़ होती है ना, एडवर्टीज़मेंट के लिए, प्रमोशन के लिए बार बार आपको मैसेज करती जाती हैं या फिर आपको मेल्स आते जा रहे हैं, आप नहीं चाहते हो कि ये आए, तो यही होता है स्पैम। ठीक है। जैसे आप क्या बोल सकते हो, आप प्रमोशनल मेल्स भी बोल सकते हो। और ये अनवांटेड होते हैं, अनसॉलिसिटेड होते हैं और रिपीटिशियस होते हैं, बहुत बार आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुकी के बारे में। कुकी एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, कुकी, है ना, लेकिन इस ये प्यारा भी है और ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाता है। कुकी वर्ड, कुकी जो है कंप्यूटर में, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये हमारे लिए क्या होता है, बल्कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। क्यों होता है, कुकी क्या होता है, कुकी एक छोटी छोटी फाइल्स होती हैं। कुकी इसलिए बनाई गई है ताकि जैसे आपने देखा कि आपने क्या किया, अपने अमेज़ॉन अपना वेब ब्राउज़र से ओपन किया, ठीक है, फिर उसमें आपने कोई आइटम आपको पसंद आया और आपने उसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद जब आप 2-4 दिन बाद आपको याद आया, चलो पैसे हो गए हैं, अब हम उसे ख़रीदने चलते हैं, मतलब हम ख़रीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो फिर आप जब अमेज़ॉन आपने ओपन किया तो वहाँ पर आपको कार्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपके कार्ट में वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने पहले क्या करी हुई थी, सिलेक्ट की हुई थी। ये किस लिए हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये कुकी की वजह से हो रहा है। कुकी क्या करता है, कुकी इसलिए बनाया गया है ताकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन को रिमाइंड करा सके। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो हुआ क्या, जैसे आप अमेज़ॉन में, जैसे मैं वेब ब्राउज़र से ही अपना अमेज़ॉन वगैरह यूज़ करती हूँ, मैं सैमसंग ब्राउज़र है मेरे फ़ोन में, तो मैं उसी से अपना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अगर मुझे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो मैं वहीं पे करती हूँ। अब मैंने सैमसंग वेब ब्राउज़र से ओपन किया अमेज़ॉन, ठीक है, और वहाँ पर मुझे लेने थे बोट के ईयरफ़ोन, तो बोट का ईयरफ़ोन मुझे लेना था। अब हुआ ये कि मैं अमेज़ॉन में मैंने 2-4 दिन हो गए, मतलब सिलेक्ट किया, वो कार्ट में मेरे पड़ा हुआ था, लेकिन अभी मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। अब मैं किसी भी वेबसाइट पे आ रही हूँ ना, तो वहाँ पर भी मुझे एड्स में वो चीज़ें आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं।
आपको मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप इसका ले सकते हो या इसका ले सकते हो या इसका ले सकते हो। मतलब कि जब मैंने वो चीज़ यूज़ करी ना तो उस इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर कर लिया गया, उसे याद कर लिया गया कि मैं क्या चीज़ चाह रही हूँ, और उसी की प्रेफरेंस पे वही चीज़ मुझे दिखाई जा रही है। यही काम होता है कुकीज़ का। कुकी एक छोटी फाइल होती हैं। ये किस लिए बनाई गई हैं? ताकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखती हैं, इंक्लूडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ योर वेबसाइट विजिट, कि आपने किस वेबसाइट पर विजिट किया है, आपने क्या एक्टिविटी करी है, आपने क्या सर्च किया है, ये सब ध्यान रखता है। क्यों? ताकि आपको सर्विसेज मिल पाएँ। आपको कैसी सर्विसेज मिल पाएँ? जो चीज़ आप चाहते हो ना, आपको वैसी ही चीज़ें मिल पाएँ। ये किसका काम होता है? ये कुकी का काम होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे वेब कुकी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे वेब कुकी भी बोलते हैं, ब्राउज़र कुकी भी बोलते हैं। कुकी की वजह से जो वेबसाइट है ना, वो आपकी प्रेफरेंस पर चीज़ें आपको दिखाने लगेगी। जैसे मैंने लोकेशन डाली अपनी कानपुर की, और फिर उसके बाद मुझे नियर बाई चीज़ें जो है वो शो होने लगी। ये क्यों हो रही हैं? ये कुकीज़ की वजह से शो हो रही है, क्योंकि जो वेबसाइट है वो पर्सनली मतलब डिज़ाइन करी जा रही है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये होता है कुकी। अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का पैकेट होता है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में क्या होता है? ट्रैवल होता है। ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन मैंने अपने तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉक स्पीड के बारे में, कि क्लॉक स्पीड क्या होता है। डेफिनेशन है, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन क्लॉक स्पीड। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसे हम किस में मेजर करते हैं? उसमें उसको हम मेजर करते हैं क्लॉक स्पीड में। बेसिकली जो कंप्यूटर के सीपीयू की स्पीड कह लो, वो क्या होती है? क्लॉक स्पीड होती है, और इसे मेजर्ड किया जाता है हर्ट्स में। किस में मेजर करते हैं? हर्ट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसे मेजर किया जाता है हर्ट्स में। चलिए क्लॉक स्पीड के बारे में हम बात करते हैं। क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड का मतलब है कि किस रेट से आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सीपीयू, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेसिंग करना इसका काम होता है। अब जो क्लॉक स्पीड है ना, इसे सीपीयू या फिर इसे प्रोसेसर की स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, और सीपीयू का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन जो भी मिला है ना, उसे एग्जीक्यूट करना होता है। सीपीयू का काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। अब मान लो कि किसी की हाइयर फ्रिक्वेंसी है, हाइयर, जितना ज़्यादा आपकी क्लॉक स्पीड होगी ना, हाइयर द क्लॉक, तो इसका मतलब क्या है? उतनी ही जल्दी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उतनी ही जल्दी आपका जो सीपीयू होगा ना, वो लॉजिकल ऑपरेशंस करेगा। और जो टाइम लगेगा ना, अगर क्लॉक स्पीड ज़्यादा है तो टाइम जो एग्जीक्यूशन में होगा ना, वो कम हो जाएगा। तो टाइम जो रिक्वायर्ड है टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताती हूँ कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो इसके क्या फ़ायदे होंगे। अगर क्लॉक स्पीड ज़्यादा है सीपीयू की, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे? कैलकुलेशन ज़्यादा जल्दी होगी, कैलकुलेशन फास्टर होगी, टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो टाइम लग रहा था ना, वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। और लॉजिकल ऑपरेशन का टाइम क्या होगा? लॉजिकल ऑपरेशंस भी जल्दी जल्दी फास्टर रेट से क्या किए जाएंगे? एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो ये होती है क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रानेट के बारे में। एक इंटरनेट होता है और एक इंट्रानेट होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इंट्रानेट क्या होता है? पहले इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट का मतलब है जो सभी के लिए अवेलेबल है, हर एक के लिए अवेलेबल है। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्राइवेट नेटवर्क चाहती हैं। उसी प्राइवेट नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। इंट्रानेट क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब कि हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे इंटरनेट है ना, कि सब कोई एक्सेस कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
लेकिन इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, इसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अरे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय ही नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आप इसे कैसे एक्सेस कर पाओगे? ठीक है, तो इसे इस्टेब्लिश किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे एक कंपनीज होती है, जेनपेक्ट है, एसेंचर है, तो ये सब क्या करती हैं, ये अपने लिए, अपनी पूरी कंपनी के लिए ये एक इंट्रानेट लेती हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, इनकी लॉगिन आईडी दी जाती है, वो लॉगिन करते हैं, तो वही चीज़ है। वो कैसे होगा? वो इंट्रानेट से हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव यूज़ करने का मिला हुआ है एम्प्लॉयज़ को। तो इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, जिसका मतलब है कि ये हर एक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। और ये किसके लिए है? ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ के लिए है। या तो ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, या तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ बोल लो। चलिए अब देखते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस। इंटरनेट और इंट्रानेट। इंट्रानेट जो है, इंटरनेट की सबसे पहले बात करते हैं। ये एक वाइड नेटवर्क है, ठीक है। ये कैसा है? वाइड नेटवर्क है। और इंट्रानेट की बात करें तो ये कैसा है? ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट को यूज़ करने वाले जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इंटरनेट के जो यूज़र्स हैं वो हाई यूज़र्स। और इंट्रानेट के जो यूज़र्स हैं वो कैसे हैं? वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो इसके यूज़र्स कैसे होते हैं? लिमिटेड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ कर सकता है, बाहर वाला यूज़ ही नहीं कर सकता। तो इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, एनी वन कैन एक्सेस। और इसके लिए क्या है? इसे केवल और केवल जिसके पास लॉगिन डिटेल्स होंगी वही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? लॉगिन डिटेल्स चाहिए। आई होप कि आपको इंट्रानेट और इंटरनेट के डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फायर वॉल्स के बारे में। फायर वॉल्स क्या होते हैं? फायर वॉल जो होते हैं वो एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड पर्सन को फॉर एक्सेसिंग सर्टेन टाइप ऑफ प्रोग्राम, सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, डाटाबेस और नेटवर्क। ये लैंग्वेज अभी आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही होगी, अब इसे आसान सी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फायरवॉल क्या होता है? एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होती है, चाहे वो एक हार्डवेयर हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? जो भी ट्रैफिक आ रहा है और जो भी ट्रैफिक जा रहा है उसे मॉनिटर करने का काम किसका होता है? फायरवॉल का होता है। मतलब कि ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये नेटवर्क को मॉनिटर करता है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जिससे आपका क्या हो? हार्मफुल हो, ठीक है। मतलब कि जो खतरनाक ट्रैफिक है वो ना आए आपके डिवाइस में। एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? नेटवर्क का। जो क्या करता है? जो रोकता है, प्रिवेंट करता है। किसे रोक रहा है? अनऑथराइज्ड पर्सन, ऐसे लोग जो ऑथराइज्ड नहीं है उस चीज़ के लिए, और वो क्या कर रहे हैं? वो एक्सेस करना चाह रहे हैं या तो प्रोग्राम को, या तो डाटाबेस को, या तो नेटवर्क को। तो एक बार फिर से बोलती हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जो भी ट्रैफिक आपके कंप्यूटर में आ रहा है या तो जा रहा है, ये उसे मॉनिटर करता है, ठीक है। और ये देखेगा कि आपको किस ट्रैफिक को जाने देना है, किसे रिजेक्ट करना है, किसे ड्रॉप करना है। तो ये एक तरीके का साइबर सिक्योरिटी टूल है। और मेन पर्पस क्या होता है? जो डेंजरस ट्रैफिक है वो बाहर करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ़िशिंग के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है फ़िशिंग। फ़िशिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। अटेम्प्ट टू एक्वायर, अटेम्प्ट की जा रहा है यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कुछ पाने की, ऑब्टेन करने की, एक्वायर करने की। क्या चीज़ एक्वायर करनी है? एक्वायर करनी है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल, आपका पासवर्ड जानना है,
ये सब चीज़ें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में आएंगी जो आपकी पर्सनल है, ठीक है। बाय मस्करेडिंग, मस्करेडिंग का मतलब क्या है, अपनी आईडी को छुपा देना, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा भेष बनाना, एक ऐसा मस्करेड करना कि वो एक ट्रस्ट वर्दी एंटिटी आपको लगेगी, आपको लगेगा ये तो सच में मेरा जो पीएनबी बैंक है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो बैंक है ना वो पीएनबी में है, इस वो तो पूरी वही साइट है ये, लेकिन असल में वो है नहीं। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपनी आइडेंटिटी, जो फिशिंग करते हैं ना वो क्या करते हैं, वो एक ट्रस्ट वर्दी एंटिटी के तौर पर आपके सामने आएंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं वो जो दिखते हैं, ठीक है। वो वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अब आराम से समझते हैं फिशिंग का मतलब क्या है। इसमें कोशिश करी जाती है कि आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ले जाए। अब ये लेंगे कैसे, हम तो देने वाले नहीं हैं, लेकिन ये ले लेंगे आपसे। कैसे ले लेंगे, अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर। अपनी आइडेंटिटी आपको कैसे दिखाएंगे कि वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं, और आपको लगेगा कि हाँ ये तो सच में ट्रस्टवर्दी हैं, और आप इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन अब से आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। फ़िशिंग क्या होता है, फ़िशिंग एक टर्म होता है जो हार्मफुल इंडिविजुअल हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो यूज़र्स को चीट करने का काम करते हैं। कैसे चीटिंग करते हैं, या तो आपको ईमेल भेजेंगे, या तो आपको कोई वेब पेज बना देंगे, एक वेबसाइट क्रिएट कर देंगे। और ये किस लिए बना रहे हैं, ये जो मेल भेज रहे हैं आपको, ये इन्होंने वेब पेज बनाया है, ये किस लिए बनाया है, ये इसलिए बनाया है ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें और वो उसको कलेक्ट कर लें। अब ये जो ईमेल और वेब पेज आपको भेजेंगे ना, ये आपको कैसा लगेगा, ये एकदम ऑफिशियल लगेगा कि हाँ ये तो सच में रियल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्पूफिंग के बारे में। स्पूफिंग क्या होता है, ये एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। आई थिंक इसमें डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी करेक्ट नहीं लिखी है, ये आपकी फायरवॉल की ही डेफिनेशन है, तो प्लीज़ इसको मत देखिएगा। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ या जो मैं आपको लिखवा रही हूँ आप उसको समझ लीजिएगा। चलिए स्पूफिंग क्या होता है, जहाँ पर अटैकर क्या होता है, जो अटैक करने वाला है वो सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी जो होगी उसे स्टील करेगा, फिर यूज़र के पास जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, एकदम रियल वर्ल्ड में जो चीज़ होती है ना, स्पूफिंग में जो रियल वर्ल्ड में आइडेंटिटी होती है ये उसे रिप्रेजेंट करेगा। स्पूफिंग का मतलब जहाँ पर अटैकर सबसे पहले आपसे क्या करेगा, आइडेंटिटी को स्टील करेगा, फिर आपसे कांटेक्ट करेगा। तो बेसिकली अटैकर क्या करेगा, अटैकर आपके सामने एक रियल वर्ल्ड में जो आपके लोग होते हैं ना वैसे आपके लिए बनकर आएगा, एक लेजिटिमेट यूज़र की तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लेजिटिमेट, आपको लगेगा तो ये सच में लीगल है यार, ये तो बिल्कुल मतलब सही है बंदा, मुझे कोई ख़राब नहीं लग रहा, यूज़र आपको लेजिटिमेट लगेगा। अब ये कैसे कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू आपको स्पूफिंग कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू, कॉलर आईडी के थ्रू आपको स्पूफिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का स्कैम ही होता है जहाँ पर अटैकर जो होता है वो आपसे अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना चाहता है और आपको ऐसा दिखाएगा कि मैं तो सही हूँ, लेकिन वो सही नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर क्या होता है, एक तरह का मालवेयर होता है जो क्या करता है, कीप इटसेल्फ हिडन, ये अपने आप को छुपाता है। जैसे जासूसों का काम क्या होता है, जासूसी करना होता है ना, वो बस क्या करते हैं, चोरी छुपके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक वैसे ही काम है इसका भी, जो छुप कर अपने आप को कैसे रखेगा, हिडन रखेगा, और फिर सीक्रेटली क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता रहेगा। आप क्या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, अपनी मोबाइल डिवाइस में, ये सारा कुछ आपका क्या करेगा, ट्रैक करता रहेगा। तो देख सकते हैं कि स्पाईवेयर कितना ख़तरनाक है ना। तो स्पाईवेयर क्या करेगा, एक टाइप का ये मालवेयर होता है, और ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन जो होगी ना यूज़र की उसे चुपचाप क्रिएट करेगा, मतलब कलेक्ट करेगा सीक्रेटली, ठीक है, छुप कर कलेक्ट करेगा सीक्रेटली, कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कोई मेरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है ना। और ये आपकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेगा कि आप कौन सी साइट चलाते हो सबसे ज़्यादा, आप यूट्यूब में कैसी वीडियोस देखते हो ज़्यादा, है ना। तो ये आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करेगा, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करेगा,
तो ऐसे ये आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टील करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा मतलब। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, अब जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना, वो कैसी होती है, वो मशीन लैंग्वेज होती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, मशीन लैंग्वेज होती है और बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ये एक टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ट्रांसलेटर होते हैं। जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन जो आपका कंप्यूटर होता है ना, उसकी लैंग्वेज क्या है, दूसरी है। उसकी लैंग्वेज कैसी है, मशीन लैंग्वेज है। तो अब इस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल बदलना पड़ेगा, उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है और इंटरप्रेटर करता है। चलिए अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। कंपाइलर भी हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है, हाई लेवल को किस में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है, और इंटरप्रेटर भी यही काम करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है, मतलब ट्रांसलेट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको ना ट्रांसलेशन के लिए एक पैसेज दिया जाता है कि आप ट्रांसलेट करो, ठीक है, या फिर आप मतलब आपको सपोज़ एक चीज़ दी जाती है, एक पैराग्राफ दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि तुम्हें एक एक लाइन पढ़नी है। ठीक है, पहला एक आपको ये काम दिया कि आपको पूरी एक एक लाइन पढ़नी है, और दूसरी तरफ आपको ये काम दिया गया कि तुम्हें पूरे पैसेज में ये बताना है कि इसमें मेन आइडिया क्या निकल के आया है। तो जब आप मेन आइडिया पढ़ोगे ना, तो वो काम क्या होगा, तेज़ी से होगा। अब एक एक लाइन को पढ़ना, उसके मतलब को समझना, ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब वही चीज़ आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं। कंपाइलर में क्या किया जाता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन किया जाता है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन ये काम चलता है। तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक साथ जहाँ सारा कर देंगे तो कम टाइम लगेगा। इसलिए कंपाइलर में जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो कम होता है, और इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब सिंपल सा डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर जो होता है वो फास्टर होता है, इंटरप्रेटर जो होता है वो स्लोअर होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मॉडम के बारे में। प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन चुका है। मॉडम क्या होता है, मॉडम की फुल फॉर्म सबसे पहले पता होनी चाहिए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडम क्या होती है, मॉडम एक डिवाइस होती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये एक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को इनेबल करती है डाटा को भेजने में और हासिल करने में, सेंड और रिसीव करने में ओवर टेलीफोन और केबल लाइन। मतलब ये सपोज़ ये आपका क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, डाटा को भेजना है और फिर इसे रिसीव भी करना है। लेकिन ये डाटा भेजना और रिसीव करने का काम टेलीफोन लाइंस की मदद से हो रहा है। ठीक है, टीएल मतलब टेलीफोन लाइंस की मदद से। अब जो टेलीफोन लाइन है, इनमें कौन सा डाटा जा सकता है, इनमें जा सकता है एनालॉग वाला डाटा। ठीक है, इनमें कौन सा डाटा जाएगा, एनालॉग वाला डाटा। और जो कंप्यूटर में डाटा होगा वो कैसा होगा, वो तो डिजिटल डाटा होगा। अब इसको इन दोनों को चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए जिसका नाम क्या है, मॉडम। अब ये मॉडम क्या करेगा, मॉडम सबसे पहले कंप्यूटर में आपको मान लो यहाँ पर एक और जगह भेजना है। अब इस कंप्यूटर से यहाँ तक आपको चीज़ें भेजनी है, बीच में टेलीफोन लाइंस हैं। कंप्यूटर में जो डाटा है वो कैसा है, वो डिजिटल डाटा है। तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इस डिजिटल वाले को पहले एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, सो दैट कि डाटा केबल लाइन से चला जाए। अब जब वो पहुंच जाएगा
कंप्यूटर कैसा चलेगा, कंप्यूटर को कैसा डाटा चाहिए, डिजिटल डाटा चाहिए। फिर डीमॉड्यूलेटर का रोल काम पर आएगा। डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, उस एनालॉग को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब इसे समझते हैं। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इनेबल करते हैं कंप्यूटर को कि ये कोई भी डाटा को भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू या फिर केबल लाइंस के थ्रू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक। ब्लॉक से भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं वेब लॉग। ठीक है, यहाँ पर इसे ध्यान रखिए, ब्लॉग को बोलते हैं वेब लॉग। ब्लॉग एक वेबसाइट होती है, जैसे ना कई लोग बोलते हैं मैं ब्लॉग लिखता हूँ। देखिए ब्लॉग और व्लॉग अलग है। ठीक है, ब्लॉग मतलब कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिख रहे हो, ब्लॉग मतलब वो वीडियो व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, अपना डेली रूटीन बताते हैं, तो वो वीडियो के थ्रू बताया जाता है। ब्लॉग क्या होता है, ये एक वेबसाइट होती है जहाँ पर एंट्रीज़ लिखी जाती हैं, इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। जैसे कि खान पान के बारे में कोई मान लो रेसिपी है तो उसका ब्लॉग हो गया, अपना कहीं किसी लोकेशन में गए तो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा तो वो शेयर किया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ब्लॉग होती हैं, जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई न्यूज़ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में क्या करी जाती है, बताई जाती है। चलिए नेक्स्ट है एन्क्रिप्शन, मल्टीटास्किंग। एन्क्रिप्शन क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द मैसेज फ्रॉम द आई ऑफ अदर्स। एन्क्रिप्शन वर्ड को आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा व्हाट्सएप पे, जहाँ पर इसका बहुत यूज़ होता है। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि एनक्रिप्ट करना डाटा को। ठीक है, एनक्रिप्ट का मतलब होता है जो उसे ना हिडन करना, उसे छुपा देना। इट इज़ यूज्ड, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम मैसेज को प्रोटेक्ट कर सकें, मैसेज को सुरक्षित रख सकें, ताकि कोई दूसरा इसे ना पढ़ सके। इसका मतलब है कि एनक्रिप्शन करने का मतलब कि जो सही मतलब है उसको छुपाना। जब डाटा एनक्रिप्ट हो जाता है तो उसे हर कोई नहीं देख सकता, जिसके पास एनक्रिप्शन की होगी ना वही सिर्फ रीड कर सकता है। मतलब कि डाटा को छुपा देना ताकि उसकी क्या बनी रहे, एक सीक्रेसी बनी रहे। इसके द्वारा जो जानकारी होती है या डाटा होता है उसे सीक्रेट कोड में बदला जाता है। मेन पर्पस क्या होता है, आपके मैसेज को सीक्रेट रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है, कंप्यूटर की एबिलिटी कि वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर पाता है। मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी टास्क। एक टाइम पर एक प्रोग्राम जो है वो कई सारे टास्कों को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसे बोला जाता है मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक एक टर्म मैंने बहुत सिलेक्ट किए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों वर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होते हैं, ईमेल्स में यूज़ होते हैं। जब भी ये वर्ड नज़र आए ईमेल दिमाग में स्टक करना चाहिए। चलिए देखते हैं कार्बन कॉपी क्या होता है। ईमेल में कार्बन कॉपी का मतलब है ये वो शो करता है दोज हु आर टू रिसीव। जैसे मैंने किसी को मेल भेजा और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने मेल भेजा है उसकी कॉपियाँ जो है ना, मैंने जो मेल भेजा है उसकी कॉपी जो है वो और लोगों तक जाए। मैं क्या चाहती हूँ, जो भी ईमेल मैंने भेजा है उसकी कॉपीज़ जो हैं वो और लोगों तक चली जाए। यही काम होता है कार्बन कॉपी का। इन ईमेल ये शो करता है कि किस किस को आपके मैसेज या तो आपके मेल की कॉपी मिलेगी एड्रेस्ड प्राइमरली टू अनदर। मैं पहले किसी और को भेज रही हूँ, मैं ईमेल किसी और को भेज रही हूँ, लेकिन जो ईमेल मैं उसको भेज रही हूँ उसकी कॉपी जो है वो मैं किसी और को सेंड कर रही हूँ। उनका नाम मैं कार्बन कॉपी वाले कॉलम में मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तो उन्हें पता लग जाएगा कि इसकी जो कॉपी है वो किस किस को मिली है। अब बात करते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में।
रेसिपिएंट्स लिस्टेड इन द BCC फील्ड, जो जिनका नाम मैंने इस फील्ड में डाल दिया ना, BCC के फील्ड में, उनको कॉपी तो मिल जाएगी मेरे ईमेल की, लेकिन उनको ये नहीं दिखेगा कि और किस किस को मैंने ये भेजा है। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब जिसको भी मैंने BCC फील्ड में डाल दिया है वो मैसेज की कॉपी तो ज़रूर रिसीव करेगा, लेकिन बट आर नॉट शोन ऑन एनी अदर रेसिपिएंट्स कॉपी, लेकिन उसे ये नहीं पता चलेगा कि और किस किस ने इसकी कॉपी रिसीव करी है, इंक्लूडिंग अदर BCC रेसिपिएंट्स, और अदर BCC रेसिपिएंट्स के बारे में भी नहीं पता लगने वाला है। तो आई होप कि कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। कार्बन कॉपी का मतलब जब दूसरों को पता लग जाएगा कि इसकी जो कॉपी है वो किस किस तक पहुंची है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ये नहीं पता लग पाता कि इसकी कॉपी किस किस के पास गई है। चलिए नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जिसका सोर्स कोड, यहाँ पर जो मेन वर्ड है सोर्स कोड, ये सोर्स कोड हर एक के लिए अवेलेबल है, ऑल यूज़र्स के लिए। ओपन का मतलब क्या है, जो हर एक के लिए खुला हुआ है, खुला दरबार है ना। तो सॉफ्टवेयर जो हर एक के लिए अवेलेबल है, उसका सोर्स कोड हर एक के लिए अवेलेबल है, तो यूज़र जो है वो इसे मॉडिफाई भी कर सकता है, कुछ चेंजमेंट भी ला सकता है इसमें, और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल है मोज़िला फायरफॉक्स। चलिए नेक्स्ट है अपलोड, और एक होता है डाउनलोड। अपलोड का मतलब क्या है, जब आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हो क्लाइंट के कंप्यूटर से, क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा, अपलोड करना, मतलब आपके कंप्यूटर से आपने एक वीडियो बनाई और आपने उस वीडियो को अपने कंप्यूटर से, क्लाइंट कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर में डाला। ठीक है, जब आप इंटरनेट पर अपनी वीडियो डाल रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा, अपलोड। जब आप मेरी वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करोगे या डाउनलोड करोगे तो उसे क्या बोला जाएगा, डाउनलोड बोला जाएगा। जब आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हो क्लाइंट कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर में तो उसे बोला जाता है अपलोड करना, और डाउनलोड में इसका उल्टा हो जाएगा। जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इंफॉर्मेशन कहाँ से, होस्ट कंप्यूटर से, कहाँ के लिए, क्लाइंट कंप्यूटर के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो आज के थे ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।